काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 100 घंटे बाद ऑपरेशन यूपी की लॉन्चिंग हो सकती है। क्या है यह 100 घंटे की मिस्ट्री और कैसे बीजेपी की टॉप लीडरशिप की पूरी नजर में है ऑपरेशन यूपी। क्या होगा ऑपरेशन यूपी में? क्या सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही बदले जाएंगे, नए आएंगे, या फिर कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है उत्तर प्रदेश में? इन्हीं पर बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक जी जुड़ गए हैं, सवाल लेंगे। लेकिन उससे पहले आज की इस चर्चा में हम क्या टॉपिक कवर करेंगे? 20 जनवरी को बीजेपी के लिहाज से क्या बड़ा होने वाला है और उसका असर उत्तर प्रदेश पे क्या पड़ेगा, ये हम जानेंगे। बीजेपी लगातार उसका जो अश्वमेधी घोड़ा है ना विजय का चुनाव में, उसको एक कामयाबी मिलती जा रही है। बीच में हार भी रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिलती जा रही है। कहां? ठाकरे ब्रांड का आखिरी किला जो था ध्वस्त कर दिया। आगे इस साल कहां कहां चुनाव है, उनका असर उत्तर प्रदेश पे पड़ सकता है क्या, और बीजेपी के लिए वो राज्य कितने महत्वपूर्ण हैं, ये भी हम कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वो चेहरे जो उत्तर प्रदेश की नई कैबिनेट में आपको दिख सकते हैं, मंत्री की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। उसके बाद हम विचार करेंगे कि कैसे पंकज चौधरी, नितिन नवीन, ये फैक्टर उत्तर प्रदेश पर असर डाल रहा है। इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला सवाल मेरा अभिषेक जी आपसे, ये 100 घंटे की टाइमलाइन क्या है? ये 100 घंटे क्यों, क्या होने जा रहा है 100 घंटे बाद, या क्या शुरू होने वाला है 100 घंटे बाद? देखिए मधुर, 100 घंटे बाद काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। बड़े बदलाव का काउंटडाउन है 100 घंटे बाद, और वो इसलिए शुरू होने जा रहा है क्योंकि वो बहुप्रतीक्षित है। 2024 जून से ही शुरुआत हो गई है। 4 जून के बाद से ये तय हो गया था कि पहला बड़ा बदलाव यूपी में होगा। अब मोदी और शाह की जो बीजेपी, उसकी एक खुसूसियत है, खासियत है कि वहाँ कोई काम तत्काल नहीं, मतलब क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बहुत आराम से ठंडा करके खाते हैं। तो कोई जल्दी नहीं है। अभी आपको लगेगा अरे इतनी बड़ी हार हो गई, कोई और पार्टी होती तुरंत चीटफाड़ उसमें हो जाती। लेकिन आप देखिए, ना केंद्र में कोई बदलाव हुआ है, ना राज्य में कोई बदलाव हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव होगा नहीं, बदलाव 100% होगा। अब उसकी एक प्रोसेस होती है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लें। उसमें काफ़ी टाइम लग गया। नड्डा जी का कार्यकाल सबसे बड़ा कार्यकाल अब तक हो चुका है। तो आखिरकार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी चौंका दिया, नितिन नवीन को ले आए। ये नितिन नवीन साहब, मतलब हम आप ही नहीं, ये खुद ये भी चौंके होंगे जब इनका नाम बताया गया होगा कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। अब इसके बाद जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो यूपी है, और अगले 100 घंटे इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यही मेन पेज था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लें, उसके बाद यूपी का ऑपरेशन शुरू कर दें हम लोग। और एक बड़ी बात और है कि यूपी ही क्यों अगले 100 घंटे बाद, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100 घंटे बाद यूपी में बदलाव कर देंगे, 100 घंटे बाद ऐसा, 100 घंटे बाद यूपी को लेकर के एक्शन शुरू हो जाएगा। बहुत कुछ ऐसा है जो जहन में कैद है, क्या करना है ये टॉप लीडरशिप को पता है, लेकिन कैसे करना है इसके लिए बैठना होगा। और नितिन नवीन के अध्यक्ष बनते ही वो काम शुरू कर देंगे। इसलिए यूपी, क्योंकि यूपी के चलते ही बीजेपी बहुमत से चूक गई है, इसलिए यूपी। और ये आप मान रहे हैं कि यही है अध्यक्ष 100%? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की परंपरा है। नड्डा जी को भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, उसके बाद अध्यक्ष बनाए थे। ठीक, अब बीएमसी इलेक्शन पर बाद में चर्चा करेंगे। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन यूपी है उसका एक सिरा नई कैबिनेट में भी दिख सकता है। क्या जो मंत्री चुने जाएंगे, क्योंकि 60 मंत्री बन सकते हैं और 54 मंत्री अभी हैं, 6 की जगह है उत्तर प्रदेश की सरकार में। क्या वो जो चेहरे बनेंगे वो योगी आदित्यनाथ की मर्जी के होंगे या दिल्ली से नाम भेजे जाएंगे कि ये बनेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ की मर्जी के चेहरे तो आज तक नहीं बने, तो अब क्या बनेंगे? ये जो अभी कैबिनेट है, हाँ, उनकी मर्जी नहीं है। 17 से लेके आज तक नहीं बने हैं। कोई टिकट योगी आदित्यनाथ से पूछ के नहीं दिया गया है, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप यूँ समझ लीजिए, अगर ऐसा उनकी मर्जी के चेहरे बनते तो ब्रजेश पाठक कैसे होते, तो केशव मौर्य, तो ये जो ये नाम तो हमें समझ में आते हैं, लेकिन बाकी कैबिनेट में भी नहीं। AK शर्मा, आप गिनते जाइए जितने भी नाम इंपॉर्टेंट चेहरे हैं। AK शर्मा हो गए, और अभी दयाशंकर सिंह अभी कहा जाता है कि योगी जी के बड़े करीबी हो। लेकिन दयाशंकर सिंह कौन? दिल्ली ने टिकट दिया था, आपको याद है उन्होंने बहन जी के बारे में क्या बोला था? हाँ। और उसके बाद पॉलिटिकल इनकी लाइफ खत्म हो गई थी माना गया था, लेकिन दिल्ली ने पुनर्जीवन दिया। दिल्ली ने ही पत्नी ने भी उस समय बचा लिया था। हाँ, पत्नी बचा लिया के था, सम्मान में मैदान में। लेकिन पत्नी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाना, फिर से एक नई जिम्मेदारी देना, ये सब फैसले तो दिल्ली ने सारे लिए। उसमें तो योगी जी कहीं सीन में नहीं थे जब लेकिन उस बयान के बाद राजनीति खत्म मानी जाती है उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो पीठ पे हाथ रखा। तो महेंद्र सिंह
वो भी योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी आज की तारीख में। लेकिन महेंद्र सिंह की वही स्थिति है, उनको असम का प्रभारी बना दिया था उस दौर में जब महेंद्र सिंह का कहीं कोई वो इतना असर नहीं था, और उसके बाद यूपी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी गई। ये बात अलग है कि बाद में योगी आदित्यनाथ की वो बहुत करीबी हो गई। स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली के आदमी माने जाते थे, बाद में वो वहाँ जाकर के बैठ गए। इस तरह की जो तमाम सारे नाम, आप कोई भी नाम XYZ नाम लीजिए, एक भी नाम आप ऐसा नहीं ले पाएंगे जिसके बारे में ये कहा जाए कि योगी जी की रिकमेंडेशन, क्योंकि योगी जी तो खुद ही जब मुख्यमंत्री बने तो उनको नहीं पता था ये CM बनने जा रहे हैं। 17 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। 2022 में जब ये हुआ तो 2022 में तो ऐसी स्थिति हुई, मैं एक एग्जाम्पल दूँ, दयाशंकर मिश्रा दयालु बनारस से आते हैं। मेरी जो जानकारी है, और आप भी चेक कर लीजिएगा, कि योगी आदित्यनाथ को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं, क्योंकि उनके सेटअप में कभी है नहीं। और बनारस में उनका जो खेमा है वो एकदम योगी आदित्यनाथ का अपोजिट खेमा है जहाँ से वो आते हैं। और दयालु को बिना MLC हुए ही मंत्री बना दिया गया, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बना दिया गया, मतलब ना विधायक ना MLC। हाँ, तो वो वहाँ से तय किया गया। हाँ। ये जो हम नाम ले रहे थे शर्मा जी का, AK शर्मा को ऊर्जा और नगर विकास दे दिया गया, जो कितना महत्वपूर्ण विभाग था, वो AK शर्मा को दे दिया गया। तो इस तरह से आप अगर पूरा देखेंगे, एक पूरा सर्कल देखेंगे, तो आपको जितना भी मंत्रिमंडल का सब दिखेगा वो दिल्ली का सजाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ को बस ये कहा गया था कि आप CM बन जाएंगे दोबारा, हम आप पे ये कर दे रहे हैं कि आप ही सरकार चलाएंगे, बस बाकी की तो आगे भी यही होने जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि एक बार एक इन्फॉर्म किया जाता है, राय मांगी जाती, पर वो राय योगी से नहीं मांगी जाती, वो पंकज चौधरी से मांगी जाती है वो राय। अगर दोनों डिप्टी CM रहेंगे, बाय द वे, उनको हटाना नहीं होगा तो उनसे भी मांगी जाएगी। तो उस लेवल तक भूमिका है कि उनसे राय पूछ ली जाएगी, बस। वो उनकी रिकमेंडेशन से कोई बन जाए ये मुमकिन नहीं है। तो क्या वीटो लग सकता है? ऐसा होता है कि भाई CM का वीटो लग जाए कि ये नहीं बनेंगे? CM का वीटो तब लग सकता है जब CM के अंदर ये क्षमता होती कि वो अपने दम पे CM बन पाते, तो उनका वीटो लग जाता है। AK शर्मा वाले केस में हमने देखा कि पूरी कोशिश केंद्र से हो गई कि भाई सेट करो, देर पे देर होती रही। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्र की अगर कोशिश वाली स्थिति होती तो AK शर्मा मंत्री नहीं बनते। AK शर्मा को देखिए ग्रेजुअल तरीके से, पहले उनको क्या गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, MLC बने वो एक ग्रेजुअल तरीके से, और बीजेपी बने। आपको पहले भी कहा, यहाँ कोई तत्काल नहीं होता है, टाइम देते हैं। उपाध्यक्ष बने, MLC बने, और उसके बाद आप अगर सोचिए, अगर CM का वीटो होता और उनको मंत्री बना भी दिया जाता तो इतने पावरफुल मंत्रालय उनको मिलते। नगर विकास विभाग आजम खान के पास था, ऊर्जा विभाग रामवीर उपाध्याय भी आपने नाम लिया, इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिए जाते तब, जबकि योगी आदित्यनाथ उनके मंत्री बनने में अवरोध खड़ा कर रहे होते। ऐसा कहीं होता है क्या? ये सारी बातें जो हैं वो जो चाय की चकल्लस वाली बातें हैं, जिसकी जहाँ लीनिंग्स होती है वो अपनी बातें बताते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी जो होने जा रहा है वो दिल्ली में, मेरी जानकारी है, खाका तय है। अब बड़ी खाका क्या है ये हम नहीं कह सकते, भी आपको बता रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ऑल टुगेदर ऐसा चेंज हो जाए जो हमारी आपकी समझ से परे हो। ओके। यूपी कैबिनेट में 6 सीटें खाली, CM योगी की PM मोदी और अमित शाह से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल पर चर्चा। अच्छा, इधर चर्चा है, लेकिन एक देखिए, एक गारंटी लेने वाले मंत्री भी हैं। वो कह रहे हैं, यूपी सरकार के मंत्री बोले फिलहाल नहीं होगा कैबिनेट विस्तार, प्रदेश में तय समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव। तो ये कैबिनेट विस्तार को मना कर रहे हैं राजभर साहब, कुछ कहिए। ओम प्रकाश राजभर साहब हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार जो है 2027 के नवंबर में होगा, 26 के नवंबर में होगा, कह सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, एक आर्टिकल था, जिस तरह से नितिन नवीन बने बीजेपी के, अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानिए, फिर पंकज चौधरी। अब देखिए क्या कहता है, जरा इसको हम जरा एक विवेचना के तौर पर या आलोचना के तौर पर जरा देखते हैं। भाजपा में अब केंद्र और RSS का दखल पहले से ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि पंकज चौधरी कोर कमेटी के हर निर्णय को लागू करने से पहले पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और RSS की हरी झंडी लेंगे। ये कोई ऐसी तो नई बात तो है नहीं कि अपने मन से फैसले लेंगे, तो सबको पता है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब सरकार और संगठन के तालमेल पर रहेगी। पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। तो ऐसा दिखा है क्या उनके, मतलब यूपी बीजेपी चीफ बनने के बाद कुछ ऐसा झलका है कि पंकज चौधरी के लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं? देखिए, पंकज चौधरी के ये जो कहा जा रहा है कि सब दिल्ली से पूछ कर करेंगे, इसके पीछे एक रीज़न है।
आप पंकज चौधरी का बैकग्राउंड देखिए और इसके पहले भूपेंद्र चौधरी थे, उनका बैकग्राउंड देखिए। भूपेंद्र चौधरी लगातार संगठन में रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, मंत्री भी रहे, यूपी में कैबिनेट पंचायती राज के मंत्री रहे। तो एक उनका पूरा एक फ्लो रहा है उसी संगठन से होते हुए, और वो पहुँचे हैं यहाँ पर। लेकिन पंकज चौधरी 7 बार के सांसद ना संगठन में रहे हैं, ना यूपी में किसी भूमिका में रहे, महाराष्ट्र तक सीमित रहे हैं। और उनको लाने के पीछे मंशा यही है कि एक तो गोरखपुर से हैं, इंपॉर्टेंट है, योगी का इलाका है और योगी के विरोधी माने जाते हैं, दूसरा, और तीसरा ये है कि कुर्मी बिरादरी से आते हैं। और ये फैक्ट है, वो पंकज चौधरी को जो जानता है वो इस बात को समझ सकता है कि वो टेक्स्ट बुक केस हैं, जो कहा जाएगा अक्षरशः पालन करेंगे, अक्षरशः। और कहेगा कौन? दिल्ली। जाहिर सी बात है, दिल्ली कहेगा। योगी जी क्या कहेंगे? योगी जी का कहना होता तो बन ही नहीं पाते। अभी आपने पूछा ना, योगी जी वीटो लगा देंगे। योगी जी तो चाहते थे स्वतंत्र देव सिंह बने, ये अंदर की इन्फॉर्मेशन है। एज पर सोर्सेज, हमारे सोर्सेज कहते हैं स्वतंत्र देव सिंह तैयारी भी कर रहे थे, उनको कन्फर्म था कि बन जाएंगे वो, क्योंकि बात ये हुई थी कि कुर्मी बिरादरी से बनेगा। ये राय मांगी गई थी, योगी जी ने अपनी राय दी थी कि हाँ मुझे लगता है कुर्मी बिरादरी से होना चाहिए। हम 22 आ रहे हैं, 22 में कुर्मी छिटका है और 24 में तो बहुत छिटक गया है। तो केंद्र ने उनकी बात सुन ली, कुर्मी बिरादरी से ले आया, लेकिन ऐसा ले आए जो हजम नहीं हो रहा है, जो कहा जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे में पंकज चौधरी एग्जैक्टली वही कहेंगे जो दिल्ली से कहा जाए, नंबर 1। और उन्होंने एक मैसेज तो दे दिया है, उन्होंने अभी एक मीटिंग में ये बोल दिया कि SIR जो है सरकार की जिम्मेदारी है। ये कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा मैसेज है कि योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ता, ये मंत्री विधायक काम नहीं कर रहे हैं, विधायकों के हम टिकट काट देंगे, SIR नहीं करेंगे, हमारे इतने वोट कट रहे हैं। पंकज चौधरी ने क्लियर कह दिया कि नहीं, हमारी नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी, BLO आपके होते हैं। और उस दिन के बाद से आज तक योगी जी ने SIR पर एक बात नहीं कही है। अच्छा, ये चौका। और यहाँ तो ये है कि CM योगी ने SIR के जरिए संदेश दिया कि फील्ड में कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम नहीं किया, यानी SIR एक बड़ा इशू 2027 से पहले बनता दिख रहा है। अब आते हैं एक 2026 में कहां कहां परीक्षाएं हैं बीजेपी की। परीक्षाएं तो कई दलों की हैं, कई जगह चुनाव है, कहां कहां है जरा देखते हैं। असम में है 2026 में चुनाव, वेस्ट बंगाल में है सबसे बड़ी लड़ाई, पुडुचेरी में है, तमिलनाडु में है, केरल में है। अब आप ये देखिए कि ये असम सरकार है, लेकिन बंगाल, तमिलनाडु, केरल बीजेपी की सरकार नहीं रही है, और उन तीनों पर पूरी मेहनत के साथ बीजेपी जाएगी, पूरी मशीनरी, और सबसे ज्यादा धन बल भी बीजेपी का ही है राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर। अभिषेक जी, थोड़ी देर के लिए यूपी को हम साइड करते हैं, क्या देखते हैं आप? ये जो इलेक्शन कैलेंडर है, इसका क्या यूपी से कुछ लेना देना है क्या? इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, आसाम, तमिलनाडु और केरला, ये जो 3 चुनाव हैं, इनका सीधे तौर पर लेना देना नहीं है बीजेपी यूपी से। लेकिन बंगाल का तो इस लिहाज से है कि अगर बीजेपी बंगाल बाय द वे जीत लेती है, बाय द वे मान लीजिए, टफ है काफ़ी, ममता बनर्जी बहुत टफ फाइट देती हैं और आखिरी मौके पर वो वापसी कर लेती हैं। पिछली बार भी ये कहा गया था कि हार के जीत गई, हाँ, अपनी सीट हार गई, लेकिन कि बीजेपी इतना आगे बढ़ चुकी, लेकिन उसको ऐसा कंटेन किया 80 सीटों पर जाकर के अटक गई। कम से कम 80 के आसपास। हाँ, 80 के नीचे थे। बहन जी अपनी सीट, ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई, लेकिन बीजेपी को रोक दिया उन्होंने, बाद में जीत करके आ भी गई अपनी पुरानी सीट से। तो अगर बंगाल बीजेपी उलटफेर करती है तो यूपी के लिए बहुत बड़ा एक मॉरल बूस्टर उनकी बीजेपी के लिए रहेगा अगर बंगाल वो जीत लेती। अगर बंगाल बीजेपी हारती है, टफ इलेक्शन है सारे, बंगाल हार सकती है, चूंकि वो अभी तक कभी सत्ता में रही नहीं है बंगाल में। अभी लोकसभा में ये बहुत खराब प्रदर्शन रहा। हाँ, पिछली बार पिछली बार शानदार था, 19-24 निराशाजनक था। काफ़ी निराशाजनक था। तो और दूसरा असम देख लीजिए, असम में एंटी इनकम्बेंसी है, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है। अब वो 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी में अगर वो बीजेपी वहाँ पर हारती है, बाय द वे मान लीजिए, कुछ देर के लिए मान लीजिए, अगर बीजेपी हारती है तो एक परसेप्शन तो बनेगा ना कि आप बीजेपी कोई इधर हो गया है 2024 के बाद कि बीजेपी जैसे अजय है, एक झारखंड छोड़ दीजिए, हर जगह जीत रही है वो, तो एक हल्का सा परसेप्शन बनेगा, नहीं हरा सकते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है अगर, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी, देखिए तमिलनाडु और केरल की जीत का इधर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, आसाम भी पड़ सकता है, कम पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुका है असम, और उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्व फैक्टर ही। हिमंता और योगी आदित्यनाथ को उनके चाहे बोल्ड फैसले कीजिए, चाहे संतुष्टिकरण कहिए, क्योंकि तुष्टिकरण के जवाब में बीजेपी संतुष्टिकरण लेकर आई है, तो दोनों की राजनीतिक शैली लगभग एक सी लगती है, और दोनों को दिल्ली का अगला जो है
बादशाह माना जाता है कि बीजेपी अगले किसी को प्रोजेक्ट करेगी दिल्ली के लिए तो हिमंता होंगे या योगी आदित्यनाथ, ऐसा परसेप्शन बीजेपी के वोट बैंक में बना हुआ है और इनके बड़े फैन भी हैं। ऐसा नहीं है कि फैन फॉलोइंग नहीं है, दोनों की है। लेकिन अगर असम में हिमंता की हार होती है या बीजेपी की हार होती है तो हिंदुत्व क्या हारेगा, या वो हिंदुत्व असम का हिंदुत्व उत्तर प्रदेश के हिंदुत्व से कैसे अलग है, इस पर भी बहस होगी। देखिए दो चीज़ें हैं कि अगर असम बीजेपी लूज करती है और बंगाल जीत जाती है, बंगाल मतलब एक बड़ा माइलस्टोन है, तो असम कंपनसेट हो जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। असम छोटा सा प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश है, वैसे भी संवेदनशील है। हाँ संवेदनशील है। और असम चूंकि आपने ठीक कहा, हिमंता ने इतने एक्सपेरिमेंट किए हिंदुत्व को लेकर के, इसलिए असम की बड़ी चर्चा होने लगी है। लेकिन बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट का योगी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यूपी में असर यही पड़ना है कि अगर इन दोनों जगहों पर बीजेपी जीतती या हारती तो यूपी के लिए एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, देखिए इन दोनों ही जगहों पर बंगाल और असम पोलराइजेशन जम करके होगा, ये हिंदू मुस्लिम चरम पर होगा, वो भी यूपी पर असर डालेगा। और अंत में ये, इस पर अखिलेश यादव का भी कुछ बयान आया। आखिरी किला था ठाकरे परिवार का, बीएमसी वहां होल्ड था, 2.5 दशक 3 दशक से कब्जा, अब वहां बीजेपी का मेयर बनेगा। मतलब प्रचंड जीत जो कहते हैं वो बीजेपी ने हासिल की है, मतलब देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गठबंधन ने। इस पर अखिलेश यादव का कुछ कमेंट आया। हाँ, अखिलेश यादव ने वही कहा है कि भाई बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। बीजेपी मतलब एक पूरा मैकेनिज्म है, इलेक्शन का मैकेनिज्म है कि वो इलेक्शन बहुत ही तरीके से लड़ती है। ये उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बात कही है कि बीजेपी को हराना है तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। वो बूथ लेवल, मतलब बीजेपी के इलेक्शन लड़ने की उन्होंने जो शैली उस पर फोकस किया है, क्या है बीजेपी की शैली। और हराने के बाद वो ये बयान दे रहे हैं, हरा चुके हैं 24 में, हरा चुके हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं। और इसके पहले भी उन्होंने ये बात तो कही है कि भाई हल्के मत लेना, बूथ लेवल मजबूत करना, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो अब ये ठाकरे परिवार जो सत्ता से बाहर हुआ है ना, ये अपने आप में एक मैसेज इसलिए है क्योंकि देखिए विपक्ष में एक बात और, मतलब तमाम सारे आरोप जो लगते हैं ईवीएम और सबके बाद एक बात और सामने आती है कि विपक्ष के नेता ज़मीन पर कहाँ हैं। वो एक्स पर हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पर हैं, भाषणों पर, ज़मीन पर कहाँ हैं। इन ठाकरे बंधुओं के साथ में यही समस्या थी ना, उद्धव ठाकरे कहीं ज़मीन पर थे और राज ठाकरे का तो ज़मीन पर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो तभी चर्चा में आते हैं जब हिंदी भाषियों और तमिल भाषियों पर हमले करवाते हैं। अगर वो हमले ना करवाएं तो लोग भूल जाते हैं राज ठाकरे मुंबई में रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं। इस लेवल पर आप बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? सही बात, कैसे लड़ेंगे बीजेपी से? क्योंकि आप देखिए ना, बीएमसी का इलेक्शन माना दुनिया की सबसे अमीर म्यूनिसिपल बॉडी है बीएमसी, लेकिन उसी तरह लड़ते हैं जैसे लोकसभा चुनाव, उसी तैयारी के साथ जाते हैं। तो ये जो जज्बा कह लीजिए, ये जो इलेक्शन लड़ने की एक कुव्वत है और नीयत है, वो जीत की है। अब बीजेपी को हराना है तो बीजेपी की मैकेनिज्म को समझना होगा और यही इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन यूपी पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि 20 जनवरी को बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा और नितिन नवीन मुहर है वही होंगे। उसके बाद शुरू होगा बीजेपी का ऑपरेशन यूपी। इस रिपोर्ट पे इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई हो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।